Welcome to welcome to welcome to Dr. P.C. Verma economics class. In this class, we will discuss Viksit Bharat at the rate of 2047. आज हम लोग इस YouTube डॉक्टर पीसी वर्मा इकोनॉमिक्स क्लास में विकसित भारत एट द रेट ऑफ 2047 के लिए वास्तविक चुनौतियां क्या है, इस पर विचार करेंगे। नितिन देसाई के शोध से प्राप्त कई आंकड़े हैं जो हमें यह बतलाता है कि कैसे हम 2047 में विकसित भारत के रूप में भारत को बदलेंगे। सरकार कैसे बदलेगी, जनता को क्या करना है, सरकार को क्या करना है, कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र को क्या करना है, इनसे क्या लक्ष्य होगा, इन सब बातों पर विचार करेंगे। कहा जाता है कि 2047 तक के लक्ष्य में सबसे बड़ी बाधा कृषि क्षेत्र के अतिरिक्त कामगारों और कार्यबल में शामिल होने वाले नए लोगों के लिए उद्योग और सेवा क्षेत्र में रोजगार सृजन करना है। सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? रोजगार सृजन करना। आप देख रहे हैं रोजगार को लेकर के कितने ज्यादा समस्या उठ रहे हैं। बगल के देशों में भी हम लोग देख रहे हैं और विभिन्न देशों में भी देख रहे हैं। रोजगार सबसे बड़ी समस्या है कि उसको कैसे सृजन किया जाए, क्योंकि जितना भी आधुनिक मशीन आ रहा है, जितना भी आपको एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, जितना भी आपको मशीन लर्निंग आ रहा है, इन सभी से जो काम 20 आदमी कर सकता है उसको एक आदमी करेगा। तो फिर कैसे हम लोग रोजगार का सृजन करें, इस पर विचार करने की बात है। अर्थशास्त्र बतलाता है कि कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा रोजगार रहता है, जनसंख्या का सबसे ज्यादा हिस्सा कृषि क्षेत्र में रहता है। ऐसा तब होता है जब अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था हो। अर्थव्यवस्था कई तरह की होती है। एक अर्थव्यवस्था होती है अविकसित अर्थव्यवस्था, अभी भी कई देश जो है अविकसित अर्थव्यवस्था है। दूसरा होता है अर्धविकसित अर्थव्यवस्था। जिस हाल में हम लोग 1947 में देश का आजादी मिला और जो हम लोगों का अर्थव्यवस्था था वो अर्धविकसित अर्थव्यवस्था। उसके बाद कुछ तरक्की होने पर, कुछ नए आविष्कार होने पर, नया इनोवेशन होने पर, नवप्रवर्तन होने पर फिर धीरे धीरे विकासशील अर्थव्यवस्था बनता है, डेवलपिंग इकोनॉमी। आज डेवलपिंग इकोनॉमी के फाइनल स्टेज में भारत पहुंचा हुआ है। हम सभी जानते हैं कि आजादी के बाद हमारे यहाँ अनाज की कमी थी और अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन सब जगहों से अनाज आता था। ज्यादा से ज्यादा अनाज अमेरिका से आता था। PL 480 वहां का एक नियम है जिसके अंतर्गत अनाज हम लोगों को मुफ्त देता था। केवल उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हम लोगों को बेयर करना पड़ता था और तब सरकार यहाँ पर उस अनाज को बहुत ही कम दाम पर दिया करती थी। आज वो जमाना बदल गया है। आज हमारी आर्थिक व्यवस्था में बहुत सारी समस्या है, लेकिन कृषि क्षेत्र में हम संसार के विभिन्न देशों में एक अगली पंक्ति में खड़े हैं। हमारे यहाँ के ही चावल से बहुत सारे देशों में बिरयानी बनती है। हमारे ही देशों से जो प्याज जाता है, जो चीनी जाता है, उससे विभिन्न देशों में स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनती है, स्वादिष्ट भोजन बनता है। क्योंकि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर जो है वो पहले की तुलना में जब आजादी मिली थी उस समय एग्रीकल्चर हमारा सबसे पिछड़ा हुआ था।
जो भी अर्थशास्त्र के इतिहास को, भारत के आर्थिक इतिहास को पढ़ेंगे उसमें पाएंगे कि साल भर में कोई ऐसा वर्ष नहीं रहता था जहां भारत में कहीं न कहीं पर अकाल पड़ा हुआ। उसको फेमिन कहते हैं, इंग्लिश में फेमिन कहते हैं। तो फेमिन ड्राउट कहते हैं, ड्राउट सूखा पड़ जाता है। तो आप देखेंगे कि 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, ऐसे हिस्ट्री आप उलट के देखिए। तो 1947 से पहले 1847 1947 के बीच में 100 वर्ष का इतिहास देखिए, तो कृषि क्षेत्र में मरने की संख्या इतनी अधिक थी कि ब्रिटिश ऑफिसर ने लिख करके भेजा कि भारत में किसानों का, इतनी किसानों की मृत्यु हुई है जिसके हड्डी से भूमि जो है उजला हो गया। इतना हड्डी पटा हुआ है किसानों का, पशुओं का, कि भूमि हड्डी के कारण उजला हो गया है, भूमि उजला हो गया, ये रिपोर्ट में जा गया, इतना ज्यादा था। और यही कारण था कि ज्यादा से ज्यादा जो है आदमी कृषि कृषि क्षेत्र में रहता था, लेकिन अनाज उत्पन्न हो नहीं पाता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के दिमाग में यूएसएसआर, वो यूएसएसआर का विजिट किए हुए थे। यूएसएसआर उस समय विकसित राष्ट्र में था और कम्युनिज्म वहां था, उससे बहुत ज्यादा प्रभावित थे। और इसलिए उन्होंने कहा कि भारत में हम यूएसएसआर के मॉडल को लाएंगे। लेकिन फर्स्ट 5 ईयर प्लान में भारतवर्ष में हैरोल्ड डोमर मॉडल को लाया गया। हैरोल्ड डोमर मॉडल के अंतर्गत कृषि को प्राथमिकता दी गई और सेविंग इन्वेस्टमेंट के माध्यम से कृषि में कैसे हम तरक्की करें उसको किया जाए। लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना जैसे ही आई, फिर पंडित नेहरू ने कहा कि नहीं, हमको यूएसएसआर के तरह का विकसित विकास लाना है। और वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज पर ज्यादा फोकस किए और वहीं पर चूक हो गया। हमारे महात्मा गांधी कहते थे रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन। वो कहते थे रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन करोगे गांव में ही छोटा छोटा स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री होगा और उससे रोजगार भी होगा, उत्पादन भी होगा, पर्यावरण भी ठीक रहेगा। लेकिन पंडित नेहरू का विजन था कि नहीं, लार्ज स्केल इंडस्ट्री लगे। और लार्ज स्केल इंडस्ट्री के लिए उन्होंने रूस से लोन लिया, इंग्लैंड से लोन लिया, जर्मनी से लोन लिया और लोन में फंसाया देश को। और जो मशीन उन्होंने लगाया वो मशीन 2-3 साल के बाद आउटडेटेड हो गया, क्योंकि मशीन में तो लगातार परिवर्तन होता रहता है। जो लोग मोबाइल खरीदे हुए वो जान रहे हैं 10 साल पहले जो मोबाइल का कंडीशन था और आज का कंडीशन देखिए। हर 6 महीने पर उसका नया वर्जन आता है। चाहे कोई भी मोबाइल लीजिए, वो स्टैटिक नहीं है, हर बार कुछ न कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट करता है, विस्तार करता है। वही हाल उस समय था कि जो हमारे यहाँ लोहा और इस्पात का उद्योग लगाया गया, बोकारो, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, बड़े बड़े आयरन स्टील इंडस्ट्री स्थापित किए गए। लेकिन उसका जो आयरन स्मेल्टिंग प्रोसेस, लोहा गलाने का जो टेक्निक था, वो टेक्निक जो है हम लोगों का था, वो कॉस्टली टेक्निक था। और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जन्म ले लिया वो बहुत ही फास्ट हो गया। और उस स्थिति से क्या हुआ, उस स्थिति से हमारा जो इंडस्ट्री है वो आउटडेटेड मॉडल का हो गया। लेकिन हम लोग तो कर्ज लिए हुए थे, इंग्लैंड से कर्ज लिए हुए थे, जर्मनी से कर्ज लिए हुए थे, रूस से कर्ज लिए हुए थे। रूस उस समय थे यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसका कि विघटन हो गया। और वो यूएसएसआर टूट करके 15 नए कंट्री बने, जो आज उसमें एक रूस है, यूक्रेन भी उसी का हिस्सा था भीतर, जो आज दोनों झगड़ रहा है। तो कहते हैं कि हमारी सरकार को इन दिनों में महत्वाकांक्षी योजना जो है विकसित भारत 2047 पर काफी चर्चा चल रही है। इसमें से ज्यादातर चर्चाओं का केंद्र अलग अलग कुछ वर्षों में 7% सालाना से अधिक औसत आर्थिक वृद्धि दर हासिल करना है, ताकि $2,500 की हमारी मौजूदा प्रति व्यक्ति सालाना आमदनी बढ़कर
$14,000 के उच्च आमदनी स्तर पर पहुंच जाए। हालांकि किसी देश को विकसित देश की श्रेणी में रखने के लिए सीमा अधिक होती है और अक्सर इसे $22,000 निर्धारित किया जाता है। तो हम लोग अब आगे देखेंगे कि ये 22,000 पर क्या करना है।
हम्म।
जैसा कि हम लोग पाते हैं कि 2047 में 9% औसत सालाना दर से सालाना वृद्धि दर की जरूरत होगी। भारत को मौजूदा निम्न मध्यम आय स्तर से उच्च स्तर या उच्च मध्यम आय स्तर तक लाने के लिए जरूरी बदलाव पर भी ध्यान केंद्रित करना होगा। यह बदलाव रोजगार के ढांचे में होना है, जिसके तहत कृषि क्षेत्र से जुड़ा रोजगार घटना चाहिए और उद्योग तथा सेवा क्षेत्र का रोजगार उतना ही बढ़ना चाहिए। भारत 2047 तक विकसित देशों की श्रेणी में शामिल होने की आकांक्षा रखता है और इन देशों की अर्थव्यवस्थाओं में कृषि रोजगार के प्रतिशत की बातें करें तो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD देशों में यह लगभग 5% है, जो भारत में कृषि में वर्तमान रोजगार के प्रतिशत का लगभग 8वां हिस्सा है। उच्च मध्यम आमदनी वाले देशों में भी कृषि में रोजगार की हिस्सेदारी आज भारत की तुलना में केवल आधी है। उच्च मध्यम आमदनी वाले उच्च मध्यम उच्च मध्यम आमदनी वाले देशों में भी कृषि में रोजगार की हिस्सेदारी आज भारत की तुलना में केवल आधी है। विकसित देशों की श्रेणी में शामिल कृषि वस्तुओं के प्रमुख निर्यातक जैसे न्यूजीलैंड या ब्राजील में भी कृषि में रोजगार की हिस्सेदारी केवल 6 से 8% के भीतर है।
विकसित देशों की श्रेणी में शामिल कृषि वस्तुओं, कृषि वस्तुओं के प्रमुख निर्यातक निर्यातक जैसे जैसे न्यूजीलैंड, या ब्राजील में भी कृषि में रोजगार कृषि में रोजगार की हिस्सेदारी हिस्सेदारी केवल 6 से 8% के भीतर है। अगर भारत को 2047 ईस्वी तक उच्च उच्च आमदनी वाले देश का दर्जा देश का दर्जा हासिल करना है, या उच्च मध्यम आय के स्तर उच्च आय के स्तर तक
पहुंचना हो। पहुंचना हो तो उसे कृषि से कृषि से बड़ी संख्या में बड़ी संख्या में श्रमिक श्रमिक उद्योग और सेवा सेवा क्षेत्र की ओर भेजने होंगे। इस प्रकार इस प्रकार हम पाते हैं कि विकसित देशों की श्रेणी में शामिल कृषि वस्तुओं के प्रमुख निर्यातक जैसे न्यूजीलैंड या ब्राजील में भी कृषि में रोजगार की हिस्सेदारी केवल 6 से 8% के भीतर है। अगर भारत को 2047 ईस्वी तक उच्च आमदनी वाले देश का दर्जा हासिल करना है या उच्च मध्यम आय के स्तर तक पहुंचना हो तो उसे कृषि से बड़ी संख्या में उद्योग और सेवा के क्षेत्र की ओर भेजने होंगे। बड़ी संख्या में श्रमिक को उद्योग संख्या में श्रमिक उद्योग और सेवा क्षेत्र की ओर भेजने होंगे। भारत में अगर हम चाहते हैं कि विकसित देश बने और विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो तो अब समय आ गया है कि कृषि क्षेत्र में जो छिपे हुए रूप में बेरोजगार हैं लेकिन वो कृषि में बैठे हुए हैं और एक छोटे से लैंड के टुकड़े में 5 व्यक्ति काम कर रहे हैं और खा रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं हो रही है क्योंकि वहां 2 ही व्यक्ति की जरूरत है। वो 3 व्यक्ति को वहां से निकाल कर उद्योग के विस्तार में उनको डालें या सेवा क्षेत्र में डालें। इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में हो गया कृषि, पशुपालन, कुक्कुट पालन, पेड़ पालन और कृषि के विभिन्न आयाम, ये सब आपको आता है प्राइमरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर में आता है उद्योग धंधे, फैक्ट्री, फर्म, इंडस्ट्री, ये सब कारखाने जो हैं वो आता है द्वितीय श्रेणी में, सेकेंडरी सेक्टर में। टर्शियरी सेक्टर, तृतीय क्षेत्र क्या है? वो सेवा क्षेत्र है। सेवा क्षेत्र में क्या है? बैंकिंग की सेवा है, परिवहन की सेवा है, हवाई सेवा है, रेल सेवा है, हॉस्पिटल है और मनोरंजन के साधन हैं, खेल कूद है,
जितने तरह का सेवा है वो टर्शरी सेक्टर कहलाता है। तो ज्यादा से ज्यादा श्रमिक टर्शरी सेक्टर में होता है। अब यूएसए में आप जाइए, तो अगर आप रेल में सफर कर रहे हैं तो आपको रिच मानता है, क्योंकि आपके पास अधिक टाइम है। वहां हर आदमी के दिमाग में क्या, टाइम इज मनी। 1 घंटा काम करने का वहां मिलता है मजदूर को $20। 2024 का आंकड़ा है, $20 मिलता है। और हमारे यहाँ मिलता है ₹5, 50, ₹500। हम लोग देते हैं शहर में ₹500, हो सकता है गांव में थोड़ा कम भी हो। तो दिन भर वो 8 घंटा काम करेगा तो उसको 500 दिया जाएगा मजदूर को। और वही मजदूर अगर यूएसए में काम कर रहा है तो उसको मिलेगा $20। सोच लीजिए, $1 ₹80 के बराबर होता है। 80 को 20 से गुना कीजिए तो आश्चर्यचकित हो जाएगी कि कितना गैप हो गया। इसलिए वहां देखिएगा, जो फार्मर है या फार्मिंग में काम कर रहा है, उसके पास भी कॉस्टली कार है, उसका अच्छा बंगला है, उसके पास सब सुख साधन है, घर में ही खेलने का साधन है, हर घर में आ, बनाया हुआ है नहाने के लिए स्विमिंग पूल। हर घर में स्विमिंग पूल, साफ सुथरा है, पानी भरा हुआ है। और घर में एक रूम में देखे कि खेलने का सामान है, जैसे टेबल टेनिस खेलने का, तो टेबल टेनिस खेलने का है। तो इस तरीके से हर चीज की सुख सुविधा। फ्लैट में देखे कि एक फ्लोर पर सिनेमा हॉल बना हुआ है, फ्री। आपका कोई रिलेटिव आया, कोई फ्रेंड आया, आप गए, जो सिनेमा चाहते हैं उसको बोलिए, उसके पास कैसेट है, वो आपको लगा दिया, बैठ के हॉल में अकेले 4 आदमी, हम लोग गए 4 आदमी बैठ के देख रहे हैं। खूब गदेदार सीट है, आराम से देखिए। तो विकसित देश में अंतर हो जाता है, इतना ज्यादा सैलरी है, इतना ज्यादा आमदनी है, को उस ऊंचाई तक लाने के लिए उसको कृषि से आपको बाहर निकालना पड़ेगा। जिसको वहां कृषि में जरूरत नहीं है, झूठ मूठ का वहां पर वो बैठा हुआ है, खा रहा है, पी रहा है, घर में रहेगा तो खाना मिलेगा ही, और खेल कूद के अपना समय बर्बाद कर रहा है। टाइम इज मनी। और वो आदमी जैसे ही कृषि क्षेत्र में नहीं काम करेगा, तो अभी क्या है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के विकसित करने की बात चल रही है। हम दिल्ली में पढ़ाने जाते थे निफ्टम। निफ्टम में सोनीपत हरियाणा के पास, वहाँ हर तरह का आम का हुआ, लीची का हुआ, डिफरेंट तरह का एग्रीकल्चरल चीज हुआ, उस सब पर वहाँ सिखाया जाता है कि कैसे हम जूस बना सकते हैं। तो वहां से आप निकल के आइएगा तो फ्रूट जूस, फ्रूट बनाने वाला फार्मर है, अब फ्रूट जूस बनाने वाला हो जाएगा वो इंडस्ट्री में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहलाएगा। वो गांव में ही रहेगा, तैयार करेगा, गांव का लोग पिएगा, और ज्यादा होगा तो दूसरे जगह भेजेगा। इस तरीके से ये आपको करना है। और न्यूजीलैंड, ब्राजील अगर जाके आप देखिए, तो वहां भी कृषि विकसित है, लेकिन कृषि में रोजगार की हिस्सेदारी 6 से 8%। आज हमारे यहाँ कृषि क्षेत्र में अभी भी देखिएगा, रोजगारी जो है बहुत ज्यादा है, और सारे लोग कृषि में ही लगे हुए हैं। अब नेक्स्ट हम लोग तुलना करेंगे भारत और चीन की तुलना।